नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा को लेकर पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई है। इजरायल अमेरिका के समर्थन के साथ बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ता जा रहा है, तो कई यूरोपीय देश मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। गजा युद्ध में अब दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं। इजरायली हमलों के खिलाफ अब इंटरनेशनल फोर्स मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। फ्रांस के इस प्रस्ताव से इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4 देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है, जिससे इजरायल तिलमिला गया और सभी देशों को सख्त चेतावनी दे दी। तो फलस्तीन पर नेतन्याहू की बड़ी हार, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने में जुटा ईरान 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की आईसीबीएम मिसाइल का किया टेस्ट। अमेरिका इजरायल की बढ़ी टेंशन। चीन ले आया H-1B वीजा का विकल्प, के वीजा का किया ऐलान। वर्किंग प्रोफेशनल्स को लुभाने की तैयारी, अमेरिका को लग सकता है झटका। नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने किया अंतरिम सरकार का विस्तार, 4 नए मंत्री हुए शामिल। उधर हिंसा की जांच के लिए गठित की गई समिति। और चलते चलते में देखेंगे, क्या अगले 10 साल में दुनिया देखेगी अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयानों पर तालिबान की चेतावनी, कहा हर गड़बड़ के लिए अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाना होना चाहिए बंद, वरना भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे। म्यांमार में भारतीय सीमा के पास अराकान आर्मी पर डबल अटैक, बांग्लादेश से रोहिंग्या ने बोला हमला, उधर जुंटा सेना भी मचा रही तबाही। नेपाल के बाद अब एक और देश में जेनजी प्रदर्शनकारियों का हिंसक संघर्ष। पेरू में सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे युवा, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। महीनों बाद साथ दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला चीफ मस्क, एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। ट्रंप के फैसलों पर असहमति के चलते मस्क ने सरकार से दिया था इस्तीफा। तो फलस्तीन का दर्द अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप से मिले समर्थन के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गजा में सर्वस्व तबाही का आदेश अपनी सेना को दे चुके हैं और इजरायली सेना अपने प्रधानमंत्री के आदेश पर गजा को समतल मैदान बनाने में जुटी हुई है। गजा को तबाह कर वहां नए सिरे से यहूदी बस्तियों को बसाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। फिलहाल गजा की सीमाएं, हवाई क्षेत्र, तट रेखा सब कुछ इजरायल के कंट्रोल में है। वैसे देखा जाए तो गजा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी आज मानवीय आपदा से गुजर रही है और ये आपदा आई है इजरायल के चलते। इजरायल इस छोटे से टुकड़े पर कब्जे के लिए लाखों लोगों की जान ले रहा है। गजा का क्षेत्र कितना कम है ये हम दिल्ली से समझ सकते हैं। दिल्ली की लंबाई 51 किलोमीटर 9 मीटर और चौड़ाई 48 किलोमीटर 48 मीटर है, यानी गजा दिल्ली के 5वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा बमबारी गजा में ही हो रही है। इसी के चलते यूरोप भी अब यह मानने को मजबूर दिख रहा है कि अगर आज हिटलर होता तो शायद वो बेन्यामिन नेतन्याहू के रूप में ही जन्म लेता। और इसलिए गजा में मची तबाही के बीच फ्रांस की तरफ से एक प्रस्ताव सामने आया है। फ्रांस पहले से ही गजा पर हमले को लेकर नेतन्याहू से नाराज है और अब उसने गजा में इजरायली सेना की जगह इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती की बात कही है। यह प्रस्ताव जुलाई में जारी एक अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र को लागू करने की बात करता है। इसमें 2 राष्ट्र समाधान, हमास के निरस्त्रीकरण और गजा में सुरक्षा व्यवस्था के हस्तांतरण का जिक्र किया गया है। गजा की आंतरिक सुरक्षा फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंपने की बात कही गई है, जबकि बाहरी सुरक्षा का जिम्मा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल को सौंपने की बात कही गई है। वहीं फ्रांस के प्रस्ताव से पहले ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ऐलान किया है कि उनके देश ने अब फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे दी है। कीयर स्टारमर ने कहा कि आज फलस्तीन और इजरायली लोगों के लिए स्थायी शांति की उम्मीद में और 2 स्टेट समाधान को मजबूत करने के लिए यूके औपचारिक रूप से फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। स्टारमर ने जुलाई में गजा में आम लोगों पर इजरायल के हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इजरायल को गजा में युद्ध विराम करते हुए स्थायी शांति की तरफ बढ़ना होगा। अगर इजरायल शांति समझौते और 2 राष्ट्र समाधान को नहीं मानता है तो फिर ब्रिटेन फलस्तीन पर अपना रुख बदल देगा। और अब उन्होंने अपना रुख बदल भी दिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने फलस्तीन को मान्यता दे दी। ब्रिटेन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीन को मान्यता दी है। कनाडा पहला G7 देश बना है जिसने फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी। अमेरिका के विरोध के बावजूद इन देशों ने फलस्तीन को मान्यता देकर डोनाल्ड ट्रंप को भी करारा झटका दे दिया है, जो इसके विरोध में दिखाई दे रहे थे। नेतन्याहू भी इससे भड़के दिख रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों के खिलाफ बेहद तीखी टिप्पणी की है।
नेतन्याहू ने फलस्तीन की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल ऐसा कभी नहीं होने देगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। विदेशी लोग हमास को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन नेतन्याहू भी ये बात समझ रहे हैं कि उनका देश अब दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है। जिस तरह का अंतरराष्ट्रीय दबाव इजरायल पर फिलहाल दिख रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी ही इजरायल घुटने टेक सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही अमेरिका की आंखों का कांटा बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की कोशिश भी की, उस पर हमला भी किया, लेकिन ईरान जल्दी ही नुकसान से बाहर आ गया और अब यह कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही परमाणु बम हासिल कर लेगा। इस बीच अब खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान ने वो मिसाइल भी बना ली है जो अमेरिका पर हमला कर सके। यानी ईरान अब अमेरिका पर परमाणु हमला करने की ताकत जुटाने के करीब पहुंच गया है। दरअसल ईरान की ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को तो पूरी दुनिया जानती है। इजरायल के खिलाफ जंग में ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टमों में छेद कर दिए थे। तो यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग चल रही है, उसमें ईरान के ड्रोनों का रूस की तरफ से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब ईरान ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ईरान ने एक आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया है। ईरान की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तेहरान के आसमान पर एक रहस्यमयी वस्तु देखी गई। यह वस्तु कुछ और नहीं बल्कि एक आईसीबीएम मिसाइल थी। यह मिसाइल स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी तकनीक से बनाई गई, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के एक सांसद ने इसे लेकर दावा किया कि यह मिसाइल अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंच सकती है। ईरान का यह सबसे उन्नत मिसाइल परीक्षणों में से एक माना जा रहा है। वीडियो में धुएं के निशान देखे गए, जिन्हें प्रक्षेपण का सबूत बताया जा रहा है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि उन मिसाइलों को आईसीबीएम की कैटेगरी में रखा जाता है जिनकी क्षमता 5,500 किलोमीटर से ज्यादा हो, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने की क्षमता रखती हो। और ईरान ने जो आईसीबीएम बनाई है वो एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। और ईरान ने इस मिसाइल के परीक्षण से एक तरह से अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है कि अगर अब उस पर हमला होता है तो इस बार अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी ईरान के पास खुर्रम शहर 4 और फतेह 2 जैसी 2000 से 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी एमआरबीएम मौजूद हैं। दरअसल ईरान को इस बात का एहसास है कि भविष्य में उसकी इजरायल या अमेरिका से अगर जंग होती है तो वो फाइटर प्लेन से हमला नहीं कर पाएगा। फाइटर प्लेन की मदद से वो ईरान की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी फाइटर प्लेन 10,000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने की क्षमता नहीं रखता। ईरान से अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसके चलते हमले के लिए उसे लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के संबंधों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक तरफ व्यापार जगत से लेकर रक्षा क्षेत्र तक चीन अमेरिका को ललकारता रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बीते कुछ दिनों से बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बीच अब चीन ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। चीन ने नए वीजा का ऐलान किया है, के वीजा। इस वीजा का उद्देश्य दुनिया भर से युवा और प्रतिभाशाली पेशेवरों को आकर्षित करना है। चीनी सरकार इस वीजा के जरिए खास तौर पर विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और एसटीईएम क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं को बीजिंग तक लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसे लेकर चीन सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीन में नई के वीजा श्रेणी को लॉन्च किया जा रहा है। इस वीजा के तहत विदेशियों के प्रवेश और निकास संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। चीन की ये घोषणा ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका के H-1B वीजा को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब उसकी एप्लीकेशन फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय नागरिकों पर पड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे हालात में चीन की यह घोषणा H-1B वीजा के विकल्प के रूप में देखी जा रही है, जो अमेरिका पर भारी भी पड़ सकता है। यानी अमेरिका के बजाय अब लोग चीन जाना ज्यादा पसंद करेंगे। व्यापार जगत में तो पहले ही चीन अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहा है और अब उसके इस कदम से अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब के वीजा की अगर बात करें तो चीन की मौजूदा 12 सामान्य वीजा कैटेगरी की तुलना में के वीजा कई फायदे देगा, जैसे मल्टीपल एंट्री, लंबी वैधता और अधिक समय तक ठहरने की सुविधा।
अधिकांश वर्क वीजा की तरह इस वीजा के लिए किसी चीन के नियोक्ता या संस्था से इनविटेशन या किसी पत्र की जरूरत नहीं होगी। के वीजा धारक चीन में आने के बाद पढ़ाई, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। साथ ही व्यापार और उद्यमिता से जुड़े काम भी कर सकते हैं। ऐसे में चीन के इस कदम पर अमेरिका भड़क सकता है, जिससे दोनों देशों में तनाव पैदा हो सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो एक बड़े उथल पुथल के बाद नेपाल अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। नेपाल की अंतरिम सरकार देश को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए अपने मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल किया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 9 हो गई है। और मंत्री बनाने के लिए पहले जिनके नामों का प्रस्ताव पेश किया गया उनमें अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार का नाम शामिल है। बीते दिन यानी 21 सितंबर को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की तरफ से इन 5 मंत्रियों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को की गई थी और अब इनमें से 4 को राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री के रूप में डॉक्टर संगीता कौशल मिश्रा की नियुक्ति फिलहाल स्थगित कर दी गई। पीएम सहित 9 मंत्री हैं, जिनमें कार्की ने कई महत्वपूर्ण विभाग खुद संभाले हुए हैं। आपको याद होगा कि नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों की हिंसा के बाद देश में तख्ता पलट हो गया। 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उससे पूरा नेपाल तहस नहस हो गया। इस हिंसा में 72 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी जांच के लिए अब समिति का गठन किया जाना है। और अब नेपाल की कार्की सरकार ने जेनजी समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक आंदोलनों की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर भी दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की करेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने बताया कि समिति के अन्य सदस्य पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ज्ञानरण शर्मा और विधि विशेषज्ञ विशेश्वर प्रसाद भंडारी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि समिति को 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। मौजूदा हालात में नेपाल की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्लैक होल्स में विस्फोट की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल कैसे खत्म होता है? दशकों से वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने 1974 में एक थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन नाम के कणों को उत्सर्जित करके खत्म होते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि बड़े ब्लैक होल का अंत होने में अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन छोटे और पुराने ब्लैक होल, जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं, वो आज के समय में फट सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बात कही। उनके रिसर्च के मुताबिक अगले 10 सालों में ऐसे छोटे ब्लैक होल्स के फटने की 90% संभावना है। यह विस्फोट किसी सुपरनोवा से भी बड़ा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम न सिर्फ हॉकिंग की थ्योरी को सच होते देखेंगे, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को भी सुलझा पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से हर तरह के कण बाहर निकलेंगे। इसमें वो कण भी शामिल होंगे जिन्हें हम जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और वो भी जिन्हें हम सिर्फ मानते हैं, जैसे डार्क मैटर। सबसे बड़ी खोज उन कणों की होगी जिनके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। इस धमाके को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया सिमुलेशन बनाया है। इसमें उन्होंने डार्क इलेक्ट्रॉन नाम के एक कण को शामिल किया जो ब्लैक होल को कुछ समय तक स्थिर रखता है। इस नई थ्योरी के मुताबिक हर 10 साल में कम से कम एक ऐसा धमाका होने के आसार हैं जिसे हम अपनी गामा रे ऑब्जर्वेटरी से देख भी सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो ये खगोल विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी खोज होगी और ब्रह्मांड की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।